दोस्तों बांग्लादेश के अब और भी ज्यादा बुरे दिन शुरू होने वाले हैं क्योंकि बांग्लादेश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से को काट करके एक नया देश बनाने की कोशिश बहुत तेजी से की जा रही है। और कुछ समय पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो एलिगेशंस लगाए थे कि यहाँ पर एक नया देश बनाया जाएगा, फाइनली वो हमें सच होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अपने नशे में चूर यूनो सरकार शायद इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रही और आगे चल के इन्हें अंततः भारत की मदद लेनी पड़ सकती है। जानेंगे सारी जानकारी। दूसरी खबर भारत अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका एक बार फिर भारत में अपने F-35 फाइटर जेट्स भेजने जा रहा है। तीसरी खबर भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नए साल के उपलक्ष्य में रूस ने भारत को एक ऐसा गिफ्ट दे दिया है जो आगे चल के भारत की बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। लास्ट अपडेट भारत के प्रोडक्शन से है, जहां पर भारत रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बढ़ाने के लिए अब नए लोकली प्रोड्यूस कम्यूटर एयरक्राफ्ट्स को अलग अलग रेंज में तैयार करने जा रही है, जिनमें इनकी रेंज 600 से 700 किलोमीटर तक रहेगी। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपकी मदद की हमें बहुत जरूरत है। सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो जब शेख हसीना पावर में थी तभी उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि एक पश्चिमी देश इन पर लगातार दबाव बना रहा है कि बांग्लादेश के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से को काट करके और म्यांमार के एक हिस्से को काट करके आपस में मिलाते हुए एक नया देश बना दिया जाए। और तब से ही हमें ये भी देखने को मिला है दोनों देशों में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। लेकिन जब शेख हसीना इस बात को नहीं मानती हैं तो शेख हसीना सत्ता से बाहर हो गई और किस तरीके से उन्हें भारत आना पड़ा ही हम सब ने देखा है। लेकिन पैरेलली म्यांमार के अंदर जो अराकान आर्मी है वो दिन प्रतिदिन पावर में आती चली जा रही है और अपने आप को इतना ज्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर चुकी है। एक समय बाद लगता है कि म्यांमार पर इनका काफी बड़ा कंट्रोल होगा और स्पेशली म्यांमार और बांग्लादेश का जो लगने वाला बॉर्डर है, इसके लगभग पूरे हिस्से को अराकान आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। पहले इन्होंने वार्निंग दी कि अगर बांग्लादेश इनकी बात नहीं मानेगा और जो रोहिंग्या म्यांमार से बांग्लादेश जा रहे हैं इन्हें वापस भेजने की कोशिश की गई। लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से तो डेफिनेटली ये इनके सारे एक्सपोर्ट्स रोक देंगे। तो म्यांमार यहाँ पर बांग्लादेश से एक कदम आगे निकल गया। लेकिन बात जिन यही नहीं रुकी, जिन रोहिंग्या को पुश कर रहे थे अपने देश से जाने के लिए उनका काफी बड़ा हिस्सा तो बांग्लादेश में गया, लेकिन भारत के कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर भी ये देखा जा रहा है। लेकिन जस्ट बांग्लादेश के लास्ट बॉर्डर से टच करता हुआ म्यांमार का जो बॉर्डर है और म्यांमार का जो स्टेट है जिसका नाम है रखाइन स्टेट, अब इसे एक नया देश बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑलमोस्ट इस स्टेट पर पूरी तरीके से म्यांमार की अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि म्यांमार के अंदर चल रही ये घटनाक्रम सिर्फ बांग्लादेश पर असर डालने वाली है, इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा। पहली चीज कि जो रोहिंग्या भारत के अंदर आ रहे हैं इनकी संख्या बढ़ जाएगी। पूरा बॉर्डर भारत ने ब्लॉक नहीं कर रखा है तो डेफिनेटली हमें कई इलीगल एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। और जिस तरीके से म्यांमार भारत के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है, सेम चाइना के साथ भी शेयर करता है। और जब से म्यांमार के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है तब से चाइना ने यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है, चाहे इनकी आर्मी के साथ मिलकर के काम करना हो या फिर अराकान आर्मी के साथ, सब जगह पर चाइना इन्वॉल्व है अलग अलग चेहरे के साथ। लेकिन जहाँ एक तरफ चाइना यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आ रहा है, लगातार इनके कांटेक्ट में है, भारत का अभी तक जो हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं वो म्यांमार के साथ देखने को नहीं मिली। हालांकि पास्ट 2 महीनों के भीतर भारत ने म्यांमार हो या फिर अराकान आर्मी सबके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और डेफिनेटली हम इस चीज पर काम करेंगे बिकॉज चाइना अपने देश के अंदर किसी भी तरीके से किसी को एंट्री नहीं देने वाला है। उन्होंने पूरे बॉर्डर को ब्लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन भारत के लिए यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो आपके हिसाब से क्या भारत सरकार को जल्द से जल्द इस पूरे बॉर्डर को सील करना चाहिए या फिर नहीं, सिर्फ लिमिटेड एरिया को खोलना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। दूसरी अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि भारत के अंदर होने वाले 2025 में जो एरो इंडिया शो है वहां पर अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को ये शो करने वाले हैं। ये कदम भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग का संकेत है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि चीन ने जब से अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट दुनिया के सामने रखा है तब से चर्चा तो तेज हो चुकी है कि भारत जल्द से जल्द किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ जरूर जाएगा। अगर हम अमेरिका के इस फाइटर जेट की डिटेल्स की बात करें तो करंटली इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटर जेट बताया जाता है। F-35 एक मल्टी रोल
सोल स्टेल्थ फाइटर जेट है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा इसे तैयार किया जाता है और 3 अलग अलग वेरिएंट्स में आता है। पहला F-35A जिसे वायुसेना इस्तेमाल करती है, F-35B जिसे नौसेना और F-35C जिसे नौसेना के लिए तैयार किया गया है। लास्ट ईयर भी भारत के अंदर जो एरो शो किया गया था, इसमें भी F-35 आया था और इस बार भी F-35 लाया जाएगा। दैट मीन्स अमेरिका लगातार इसे पुश कर रहा है ताकि भारत इसे खरीदने की तरफ कदम बढ़ा सके। जहां पर F-35 एक एडवांस स्टेल्थ, मल्टी सेंसर, मल्टी डेटा फ्यूजन, एडवांस हाई लेवल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इसकी रेंज करीब 2200 किलोमीटर की है और हर तरीके से हवा में उड़ान भर सकता है। दुनिया के खतरनाक फाइटर जेट्स की श्रेणी में इसे रखा जाता है। अब ये भारत पर निर्भर करता है कि हम किस तरफ जाते हैं, क्योंकि रूस ने भी भारत के सामने C-57 का एक बड़ा ऑफर रखा है। इसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग की जाएगी, प्रोडक्शन के लाइसेंस भी भारत को दिए जा सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से भारत को 5th जनरेशन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस से कलिनिनग्राड से 17 दिसंबर 2024 को भारत के लिए रवाना किया गया न्यू स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट आयन तुशील जल्द भारत आने वाला है और इसे नए साल में भारत के लिए रूस की तरफ से आ रहा सबसे बड़ा गिफ्ट बताया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य फरवरी में ये भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच जाएगा और रिसेंटली ही इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और ये तब हुआ जब रूस में बने इस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रूस यात्रा पर जाते हैं। 9 दिसंबर 2024 को इसे फाइनली नौसेना में शामिल किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएनएस तुशील मुंबई स्थित पश्चिमी बेड़े का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। ये हमारे पूरे कोस्टल एरिया फिर उसके आसपास होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है वहां पर नजर रखेगा। फैक्चुअल डिटेल्स की बात की जाए तो तुशील प्रोजेक्ट 1135.6 का एक एडवांस क्रिवाक 3 सीरीज फ्रिगेट है। भारत के पास ऐसे ही 6 जहाज पहले से ही सेवा में है। तुशील को लगभग 26% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है और यही चीज भारत और रूस की दोस्ती की सबसे अच्छी देखने को मिलती है, जिसमें स्वदेशी कंपोनेंट को बढ़ा पाते हैं। लेकिन अमेरिका के केस में ऐसा नहीं है या फिर किसी और देश के साथ हम कोई भी डिफेंस डील साइन करते हैं, ऐसी फैसिलिटीज हमें नहीं मिल पाती और इसे बनाने में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ब्रह्मोस एरोस्पेस, नोवा इंटीग्रेट सिस्टम, टाटा एडवांस और इन सभी कंपनियों सहित 33 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है इसे तैयार करने में। तो ये जो एक्सपीरियंस भारतीय कंपनीज को मिल रहा है, दैट विल हेल्प कि आने वाले समय में हम ऐसी चीजें खुद से बड़े स्केल पर तैयार कर पाएंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कि भारत अब बड़े स्केल पर कम्यूटर एयरक्राफ्ट को बनाने की तैयारी में है, जिसे लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है और जो एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की फैसिलिटी है, अब इस पर फोकस किया जा रहा है। आसान भाषा में बात की जाए तो ये एक तरीके के छोटे एयरक्राफ्ट हैं। इन्हें स्पेशल पर्पस व्हीकल्स भी कहा जा सकता है और इनकी रेंज 600 से 700 किलोमीटर रहेगी। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस प्रोजेक्ट को आगे पास करने वाली है। इसमें न्यू एंटिटीज को शामिल किया जाएगा, प्रेजेंटेशन किया जाएगा। इसके बाद जो CE है यानी कि कमिटी ऑन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, ये इस प्रोजेक्ट को आगे पास करेंगे। देन डिसाइड किया जाएगा कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज ज्वाइंट वेंचर करेंगी या फिर MOUs करते हुए इस प्रोडक्शन पर फोकस करेंगी। अब इस तरीके की एयरक्राफ्ट के 2 ही तरीके के इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला लोकल ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा बिजनेस के लिए इसे आसानी से इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसकी रेंज काफी ज्यादा कम है, लेकिन इतनी भी ज्यादा कम नहीं है कि इसका इस्तेमाल ना किया जा सके। और सबसे बड़ी बात कि भारत ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने की तैयारी में है, इसीलिए हम इसके मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं। अदरवाइज हम इसे इंपोर्ट करा करके इस्तेमाल में ले सकते थे, जिस तरीके से हम अपने कार्गो या फिर पैसेंजर एयरक्राफ्ट इंपोर्ट कराते हैं। बाकी क्या कुछ कहना आपका भारत की इस तैयारी पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।